प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब जिलानी। शो है आदिल शाहज़ेब का, वो छुट्टी पर हैं इस हफ़्ते, तो आज और कल आपका मेरा साथ रहेगा। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि दुनिया में गर्मी में इजाफ़ा हो रहा है, यूरोप से लेकर जापान तक तशवीश बढ़ रही है। पाकिस्तान में जो माहौलियाती कारकुन हैं वो किस तरह से मुतहरिक हैं, वो क्या कहते हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही माशी मैदान में अच्छी खबर आई है कि सऊदी अरब के बाद मुत्तहदा अरब अमारात ने भी हमारी माली मदद की है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं सूबे बलूचिस्तान से, जहाँ से आज ये तशवीशनाक खबर आई कि योब में कैंट के इलाके में अलसुबह हमला आवरों ने धावा बोल दिया। वहाँ पे फ़ौजी जवानों ने उनको इंगेज किया, वहाँ पे मुसलसल फायरिंग होती रही, जिसके नतीजे में 4 फ़ौजी जवान शहीद हो गए और 5 ज़ख्मी हैं। 3 हमला आवरों को भी उनका भी इंतज़ाम वहाँ पे कर दिया गया उन्हें। और उसके अलावा इसमें जो तफसीलात आई हैं, पता चला है कि एक ख़ातून भी जाँ बहक हुई हैं। वहाँ से एक बस गुज़र रही थी जो डेरा इस्माइल ख़ान से आ रही थी, उसमें एक ख़ातून को सर में गोली लगी, जबकि कुछ मुसाफिर ज़ख्मी हैं जिन्हें क्वेटा ले जाया गया। ये पहली बार नहीं है, हालिया चंद हफ़्तों में, महीनों में तवातुर से हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान से इस किस्म की ख़बरें आ रही हैं, जिनमें फ़ौजियों को निशाना बनाया जा रहा है, पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है। हमने देखा है कि एक नया रुझान भी सामने आया है जिसमें ख़ुदकुश हमला आवर जो हैं वो भी उस ट्रेंड में भी हमने इजाफ़ा देखा है। तो जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान में हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान के 2 सूबों खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में तशवीश थी कि यहाँ पर कार्रवाइयों में इजाफ़ा होगा। उस वक्त हमारे जो हुक्मरान हैं वो समझ रहे थे कि जब तालिबान आएंगे तो पाकिस्तान के ये बॉर्डर सिक्योर होंगे, लेकिन जिन लोगों को लंबा तजुर्बा है, जो इन बॉर्डर एरियाज़ में रहते हैं, उनको परेशानी थी कि हालात ख़राब होंगे। और अब जो भी सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें यही नज़र आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में फ़ौज और आम लोग निशाने पर हैं और ये जो मुसल्लह हमला आवर हैं इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं ये तेज़ हो रही हैं। ISPR ने आज एक वाज़ेह बयान में कहा है कि भरपूर कार्रवाई की जा रही है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं ताकि जो भी दहशतगर्द हैं, चाहे वो सरहद पार से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, उनका भरपूर इंतज़ाम किया जाए। तो बलूचिस्तान पे अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया में कम ही बात होती है, लेकिन आज हम सूबे पर नज़र डालेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पर और उसकी सियासत पर। हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं क्वेटा नवाब हाजी लश्करी रईसानी। आप सेनेटर रह चुके हैं, सियासत का आपको तजुर्बा है, बलूचिस्तान के हालात पर आप तशवीश रखते हैं। लश्करी रईसानी साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो हम देख रहे हैं वाक़यात, कभी हमने देखा कि ज़िला शेरानी में दहशतगर्दों ने हमला किया, उसके बाद हमने जून में देखा ज़िला केच में हमला हुआ, तुर्बत में एक फ़ौजी काफ़िले पर, फिर उससे पहले हमने देखा कि 2 जून को एक और जगह भी हमला हुआ। तो ये बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये काफ़ी ढिठाई से ये जो मिलिटेंट्स हैं ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सूबे में आपको नज़र आता है कि जो हमारे सिविल मिलिट्री हुक्मरान हैं उनमें कोई इस हवाले से तशवीश है या ये उसको एज़ मामूल की एक कार्रवाई के तौर पे ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया गिलानी साहब। मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये वाक़यात और ये हालात इस मुल्क में किस पॉलिसी की वजह से बने और वो कौन लोग थे कि जिन्होंने इस मुल्क को शिद्दत पसंदी, मजहबी जो बुनियाद परस्ती और क्लैशन कोफ के तरफ, कल्चर की तरफ ले गए। 1-2 इस पे भी बात होना चाहिए ताकि हम आगे बढ़े। मेरा पहला मुतालबा ये है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं या GHQ में बैठे हैं या फिर ऐवान सदर या वज़ीर आज़म हाउस में, अगर उनके पास कोई इख्तियार है, उनको चाहिए एक ट्रूथ एंड जस्टिस कमीशन बनाना चाहिए ताकि इन तमाम मामलात को देखने के बाद वो लवाकिन जो आज तक इंसाफ के लिए दरबदर घूम रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं इंसाफ मिले। और जो पॉलिसी हमको यहाँ तक पहुँचा चुका है कि आज हम तरक्की, तालीम, इल्म, हेल्थ, तिजारत पे बात करने के बजाय हम कई सालों से दहशतगर्दी और ख़ुदकुश हमलावर इस पे बात करते हैं। इस पे जब हम बात करेंगे एक ट्रुथ और जस्टिस कमीशन बने
और उन लोगों को मंजर आम पिलाए जिनके पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क यहाँ पहुँचा है। अब हम आते हैं बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे हैं। मसलन आज हमने सुना कि ज़ोब में एक वाक़या पेश आया, क्योंकि हमारे इलाके हैं, हमारे दोस्त और हमारे बिरादरियाँ वहाँ रहती हैं, तो मैंने किसी आलिम दीन से पूछा और उनका जो राय है वो ये कहते हैं कि इसमें तमाम जो प्रॉक्सीज़ ईजाद होते हैं, इसमें रियासत का हाथ है और उसमें वो लोगों का तवज्जो हटाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मैंने डायरेक्ट पूछा, आपने तो कहीं ना कहीं कोई ख़बर सुन के कहा होगा, लेकिन बात यह है कि वहाँ के लोगों का ये राय है कि ये जिस तरीके से पहले प्रॉक्सीज़ ईजाद थे अभी भी हो रहे हैं। मसलन यहाँ कोयले का एक बहुत बड़ा सनत है जो पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के एक बहुत बड़े हिस्से को कंट्रोल करता है और वो उनको कोयले का जो खाम माल है वो फराम करते हैं। पिछले कई महीनों से कोयले कान भी का बहुत बड़ा हिस्सा बंद है और हमें कहा जाता है कि ये एक शिद्दत पसंद तंजीम है, मगर उसके अगर दूसरी तरफ आप देखें, लोग ये समझते हैं कि जिस तरीके से इस सूबे को डील किया जाता है एज ए प्रॉक्सी या खौफ और दहशत का एक समा बाय डिज़ाइन रियासत पैदा करता है, उसका ये एक पॉलिसी का हिस्सा है कि आज खुदकुश हमला और ये सब कुछ हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उस वक्त ठीक होगा कि जब एक जेन्युइन पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए ऐसा एक पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली बैठेगा जो आवाम को, वोटर को जवाब दें। मैं सियासत पे आता हूँ लश्करी साहब, उसी पार्टी के बहुत मैं ये सारे जानना चाह रहा लोगों था कि इस वक्त देखें जो सिक्योरिटी का चैलेंज है, बलूचिस्तान के बहुत सारे मसले हैं, एक पसमानदा सूबा है उसका और जो मसाइल हैं उनका एक सियासी हल भी है, दूसरा हमने ये सिक्योरिटी सिचुएशन हमने देखी है कई साल से वहाँ पे चल रही है। जब इस किस्म के वाक़यात होंगे तो मैं बार बार बलूचिस्तान के लोगों से ये सुनता हूँ कि हम दो तरफ़ों से हम पिस के रह गए हैं। एक तरफ वो हैं जो हथियार लेके पहाड़ों में खड़े हुए हैं जिनका काम ही सिर्फ दहशत गर्दी है, और दूसरी तरफ फिर शिकायत होती हैं कि ज़ाहिर है जब सिक्योरिटी प्रेजेंस होती है तो वहाँ से भी शिकायतें आती हैं। आप जो बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह इस सूबे को गवर्न किया जाता है असल मसला उसमें है। जी हाँ, गवर्न करने का तरीका ये है कि एक तरफ वो शिद्दत पसंद तंजीमें जिनको हम कहते हैं बकौले पाकिस्तानी रियासत और उनके पॉलिसी साज इदारे के उनको बैरून मुल्क से मदद मिलता है, दूसरा फिर रियासत ने बांग्लादेश के तर्ज के यहाँ डेथ स्क्वाड्स भी ईजाद किए हैं मुख्तलिफ कबाइल में, मुख्तलिफ लोगों में, वो भी लोगों को डराते हैं। अब अगर हम कहते हैं सिक्योरिटी का सिचुएशन यहाँ ठीक नहीं है, तो मैं ये मुतालबा करता हूँ कि पिछले 10-15 सालों से हमारे जो सिक्योरिटी जो इंटरनल सिक्योरिटी की एजेंसीज़ हैं जिनको सूबाई हुकूमत फंडिंग कर रहा है उसका भी हिसाब लिया जाए कि ये पैसे कहाँ जाते हैं। कोयले के मद में भी FC यहाँ कोयले कान और यहाँ के जो एजेंट्स हैं उनसे एक हिस्सा लेता है, वो भी साल का 30-40 अरब रुपया बनता है। तो फिर सिक्योरिटी अगर ठीक नहीं है तो फिर उसको तो वो जवाब दें एजेंसियाँ जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं और उसमें अरबों रुपए लेते हैं। तो ये बात का तरीका ठीक नहीं है। अब नया पार्टी बना रहे हैं। जी ये बात आपकी सही है कि ज़ाहिर है कि वफाक का जो किरदार है सूबे के अंदर उसका कोई हल निकालना होगा, लेकिन हमने ये भी देखा है कि बलूचिस्तान के अपने सियासतदान, अपने सरदार, ट्राइबल चीफ्स, उन्होंने भी तो बलूचिस्तान की कोई खिदमत नहीं की। जब मौसम बदला उन्होंने अपनी सफ़बंदी चेंज कर ली, कभी इसको हिमायत, कभी उससे वफ़ादारी, कभी इससे गद्दारी। मैं अभी पिछले हफ्ते बलूचिस्तान में ही था और मुझे बार बार बात सुनने को मिली कि बलूचिस्तान वैसे तो हम कहते हैं गरीब सूबा है, लेकिन यहाँ से लोग अरबपति बन गए, कोई इस्लामाबाद पहुँच गया, किसी की बाहर मिल्कियतें हैं। तो अपने लोगों ने भी, अपने जो हमारे लीडर्स हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने भी तो बहुत इस्तेहसाल किया है सूबे का। जी आपका शुक्रिया शाह साहब। ये आपका अपना राय या कहीं से आपने ये बात सुना है? थोड़ा सा मुझे एक इसका था कि मुझे पता चले कि मैं क्या ये जो आपने कहा कि इस्तेहसाल किया है, ये आपका राय है या कहीं से आपने सुना है ये बात?
नहीं, देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि हमें वहाँ पे जो हमारे सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, वो ये कहते हैं कि आप देख लें जो असेंबली में लोग बैठे हैं, जो यहाँ के वज़राए आला रहे हैं, जो और बेशतर जो आपकी जो पॉलिटिकल क्लास है वो या कराची में होती है या इस्लामाबाद में होती है, मैरियट में होते हैं, बंगलों में होते हैं। तो इससे तो आप इनकार नहीं करेंगे कि एक बहुत ही पसमानदा सूबे के सियासतदान, चाहे वो चलें कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट हों या नेशनलिस्ट हों, वो सब खुद तो बहुत अमीर हो गए इसी सूबे के वसाइल से माला माल होते हुए, लेकिन वहाँ का जो आम बलोच है, पश्तून है, वो पसमानदा का पसमानदा रह गया। देखिए, एक तो ये हमारा रियासत कदीम से प्रॉक्सीज पे अपना पॉलिसी चलाता है, कभी सरदार पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कभी पॉलिटिकल लोगों पे। मुझे एक चीज़ का अभी जवाब दें कि डॉक्टर मालिक साहब जिसको लाया गया और इस सूबे पे उन्होंने 2.5 साल हुकूमत की, वो तो सरदार नहीं है, वो तो कहता है मैं मिडिल क्लास हूँ। आज जो वज़ीर आला है और कौन उसको चला रहा है, वो भी कहता है कि मैं मिडिल क्लास का हूँ। पहले तो इनका भी आप जवाब लें। दूसरा बात यह है कि अगर यहाँ इस्तेसाल किया गया है तो क्या पाकिस्तान के 150 अरब जो डॉलर आज पाकिस्तान कर्जदार है, कल भी सुना सऊदी अरब ने कुछ खैरात दिया और आज इमारात भी, इसका वजह भी सरदार है। कौन से इदारा इस मुल्क में बेहतर तरीके से चल रहा है? लोड शेडिंग है, गैस शेडिंग है, यहाँ अमन अमान का मसला है, क्लेशनकोफ। अब रियासत का ये जिम्मेदारी है जिस पे सरदार नहीं बैठे कि वो हमारे आम आदमी को सिक्योरिटी दें, पुलिस और इंतज़ामी इदारों के ज़रिए। मगर रियासत क्लेशनकोफ के परमिटें और लाइसेंस देता है, कहता है कि मैं इतना नाहिल हूँ, आप मेरा खुद हिफाजत करें। इस पे मैं कह रहा हूँ कि एक ट्रुथ और जस्टिस कमीशन बने, इन तमाम मामलात को देखें। रेलवे को किसने बर्बाद किया, स्टील मिल को किसने बर्बाद किया, PIA को किसने बर्बाद किया। आज हम भीख मांग रहे हैं, क्या इसमें बलोचिस्तान के या बलोच के सरदारों का हाथ है? फाटा में लाखों लोग मारे गए। इन तमाम मामलात पे बात हो। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जायज आपका ये पार्लियामेंट इस पे बात करे कि हमें सच्चाई से हालात को देखना है, अपनी अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी है, तभी मामलात आगे तो बात बनेगी। वरना हमारा सबसे बड़ा सूबा रकबे के एतबार से वो क्यों पीछे रह गया है, हमें हमारे सबके लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हाजी लश्करी रईसानी। एक ब्रेक लेते हैं, जब वापस आएंगे तो जिस खैरात की बात की उन्होंने अभी के पाकिस्तान को पैसे मिले हैं, उस पर ज़रा सी बात करते हैं। पिछले 1-1.5 साल में हम सब ने जो कुछ भुगता है वो आपके सामने है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और फिर मुसलसल हमने देखा कि बुरी खबरें आ रही थीं। अभी पिछले चंद हफ्तों से हमने देखा है कि माहौल कुछ बदलना शुरू हुआ है। जब IMF ने ये वादा किया कि वो हमें $3 बिलियन दे रहे हैं, उसके बाद हमने देखा कि कल सऊदी अरब ने $2 अरब जमा कराए। उसके बाद आज मुत्तहदा अरब अमारात से ख़बर आई कि उन्होंने भी $1 अरब स्टेट बैंक में जमा कराया है। तो जिससे हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर जो कि वैसे मुसलसल गिर रहे थे, अब उनमें कुछ इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब, जिन्हें सब मौरूद इल्ज़ाम ठहराते आए हैं पिछले समझें कि 8-9 माह की कारकर्दगी का, उन्होंने कहा कि हमने नहायत मुश्किल हालात में मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया। जो भी हमारी बैरूनी अदायगियाँ थीं, किसी भी तरह से करके हम वो अदायगियाँ करते रहे। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब आज IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है, जिसमें वो बाज़ाब्ता तौर पर $3 बिलियन वाले इस प्रोग्राम की मंजूरी भी देंगे। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने बड़ा ही एक सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग सा टोन इख्तियार किया है इस पूरे मामले पे। ज़ाहिर है कि अब जब आपको कोई उधार देगा, कर्जा देगा, तो उस पर हम एक दूसरे को मुबारकबाद तो नहीं दे सकते। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये जो पैसे आ रहे हैं हमें दोस्त ममालिक की तरफ से, इस पर उन्होंने कहा कि ये लम्हा फ़ख्रिया नहीं, ये लम्हा फ़िक्रिया है। IMF की आज मीटिंग है बोर्ड की, वहाँ पर हमारा जो IMF का प्रोग्राम जो है वो आज अप्रूव हो जाए। लेकिन ये कोई मैं बार बार यही लफ्ज़ दोहराऊंगा कि ये लम्हा फ़ख्रिया नहीं है, ये लम्हा फ़िक्रिया है। इस प्रोग्राम में ये कोई मिठाई बांटने का ये मौका नहीं है। आप जानते हैं IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं वो जकड़ के रखा हुआ है हमारी इकॉनमी को, यही उनका मॉडल है पूरी दुनिया में। जी, तो इसी पर हम बात करते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर मईशत और एनर्जी पर बिलाल अज़हर कियानी साहब।
कियानी साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह पीएम ने भी कहा, ये मिठाई बांटने का मौका नहीं है, लेकिन जिस तरह के हालात से आपकी गवर्नमेंट गुजर कर आ रही है, कुछ तो आपने सुकून का सांस लिया होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी जैसे कि आपने अभी जो हमारी इस सेगमेंट का इंट्रो था, इसमें भी आपने कहा, यकीनन हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ था जब 30 जून के दिन वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का ऐलान किया था IMF के साथ, इस स्टैंड बाय अरेंजमेंट का, जो कि $3 अरब की है और 9 माह की मुद्दत की है। और यकीनन देखिए, IMF के साथ जब प्रोग्राम होता है तो इट इज़ नेवर जस्ट अबाउट द प्रोग्राम इटसेल्फ या जो उसके $3 अरब होते हैं। इट्स द फैक्ट कि उससे एक ग्लोबल फाइनेंशियल कम्युनिटी को एक कंफर्ट मिलता है और इट बिकम्स ईजियर हमारे जैसे मुल्क के लिए जिसमें ज़र मुबादला के ज़खायर का इशू बना हो, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर अस कि हम वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हासिल कर सकें, जिसके नतीजे में हम अपने ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद मुस्तहकम कर सकें। जिस तरह कि आपने ख़ुद अभी कहा, अब IMF की स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद UAE की तरफ से आज $1 अरब का डिपॉजिट आ गया है। गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरेबिया की तरफ से $2 अरब का डिपॉजिट आ गया था और ये इसको पहले ही वज़ीर आज़म साहब ने भी, वज़ीर ख़जाना ने भी बताया था कि ये हमारी इन दोस्त ममालिक से एक्सपेक्टेड इनफ्लोज हैं जो अब मटीरियलाइज हो गई हैं। अब इसी तरह जब आज 12 तारीख है, तो आज हम IMF की बोर्ड मीटिंग एक्सपेक्टेड है, जिसमें हमारे स्टैंड बाय जो अरेंजमेंट है उसका बाकायदा अप्रूवल बोर्ड से एक्सपेक्ट करें और उसके विद इन अ वीक और सो फिर हम उसका भी, इस प्रोग्राम का भी पहला ट्रांच की इनफ्लो एक्सपेक्ट करेंगे, जो तकरीबन $1 अरब की होगी। और इसके अलावा फिर वर्ल्ड बैंक और AIIB और जो हमारे मल्टीलैटरल डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, हम उनसे भी इनफ्लोज एक्सपेक्ट करेंगे। आज अगर हम देख लें कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आया है, तो हमने देखा कि डॉलर की कदर जो है उसमें भी कुछ बेहतरी आई। दूसरा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी अगर आप ले लें एक पैमाने के तौर पे, तो वहाँ भी इंडेक्स में 360 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है। तो इससे हम ये कह सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं कि थोड़ा सा जो है ना कुछ एतमाद बहाल हो रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपके चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट होगी, लेकिन आप अभी तक ज़ाहिर है कि काफ़ी इसको सीरियस हालात हैं, क्योंकि हम वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स, आप ये ज़ाहिर है कि समझते हैं, इसीलिए मेरा ख्याल है कि ये सेंटिमेंट है। ये बताएं कि ये जो कुछ हमें रिलीफ मिल रहा है, हम इस पर शुक्र अदा करते हैं, लेकिन हमारे चैलेंजेस तो बहुत गंभीर हैं। अभी आगे जो हमारा जो बैरूनी कर्जे हैं वो तो एक पहाड़ है ना। अभी तो समझें कि हम थोड़ा सा, हम 2-3 कदम हम ऊपर चढ़े हैं। जी देखिए, जैसे कि आपने कहा और मैं दोहराऊंगा, जहाँ तक सेंटिमेंट या मुस्कुराहट की बात है, तो देखिए दो बातें हैं। एक तो आई विल जस्ट रीट्रेट जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि लम्हा फ़ख्रिया नहीं है, लम्हा फ़िक्रिया है। हम यकीनन रिलीव्ड हैं कि हमने पिछले 1.25 साल के अंदर हमारी हुकूमत ने डिफ़ॉल्ट अवर्ट किया। एक पिछली हुकूमत जानबूझ के पहले ज़र मुबादला के ज़खायर उनने नहीं बढ़ा सके और उसके बाद जानबूझ के अपना किया हुआ IMF प्रोग्राम को तोड़कर या उसके वादे तोड़कर हमें डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेल के गई। तो हमने एक बड़ी मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट पिछले 1.25 साल में परफॉर्म किया, जिसके नतीजे में डिफ़ॉल्ट भी अवर्ट करना था, सबसे हमारे कमज़ोर तबकात थे उनको भी प्रोटेक्ट करना था। मुश्किल मुआशी हालात में हमने सैलाब मुतासरीन की मदद करनी थी और उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी हमने अदा की। तो हम उसके बाद अब इस सारे सफ़र के एंड पे जब ये स्टैंड बाय मुआहदा हुआ तो यकीनन बहुत रिलीफ है। मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बार बार ये बात करते हैं कि हमें जो ये स्पेस मिली है 9 महीने की, हमने इसको यूटिलाइज़ करना है। वी कांट सिट ऑन आवर लॉरल्स एंड थिंक कि जी अब हमें क्योंकि ये रकम मिल गई है तो हम सवाल ये है कि आपकी गवर्नमेंट हर मुमकिन एफर्ट करनी है। हमने हर मुमकिन, आपकी गवर्नमेंट 1 महीने में जा रही है, तो फिर ये जो आगे के मामलात हैं ये केयर टेकर गवर्नमेंट पे छोड़ के जाएंगे आप? जी इसमें दो बातें जी। एक तो देखिए जो बजट मौजूदा हुकूमत ने अनाउंस किया है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के किया है कि आइंदा माली साल के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के भी प्रोसेस को जारी रखना और वापस कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ मईशत में वापस लाना और एक्सपोर्ट्स को ख़ास तौर पे बढ़ाने के लिए जो मेजर्स थे वो बजट में अनाउंस किए हैं। उसमें हमने हरगिज़ ये नहीं देखा कि ये इलेक्शन ईयर है या नहीं है। हमने देखा कि इस वक्त मौजूदा जो माली साल अब शुरू हो चुका है इसकी क्या हमारे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में ज़रूरियात हैं जिसके मुताबिक वो बजट बनाया जाए। तो देखिए हम तो उसी तरीके से भी काम करें। आपने देखा वज़ीर आज़म भी, चाहे वो SIFC हो या एक्सपोर्ट्स IT सेक्टर हो, वो ही इज कॉन्स्टेंटली पुशिंग कि वी यूटिलाइज दिस स्पेस। हम देख रहे हैं कि बाद हम फिर से एक फॉरेन एक्सचेंज इशू ना करें। अब जो आपका सवाल है जी, देखिए वी एक्सपेक्ट कि हम एक तायुन करके डायरेक्शन का और ये मेजर्स लेके जब ये हुकूमत ख़त्म होगी, इसकी मुद्दत अगले माह ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद एक केयर टेकर सेटअप आएगा जो
जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड उसका पीरियड होगा, उसके बाद फिर से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। हम कॉन्फिडेंट हैं कि आवाम जानती है कि पिछले 1.25 साल में किसने मईशत को संभाला, उससे पहले 2013 से 18 में किसने, हमारी जमात नहीं, मुआशी यहाँ पे ग्रोथ लाई, सस्टेनेबल ग्रोथ, बिल्कुल ठीक है। तो वी आर कॉन्फिडेंट वी विल कम बैक एंड वी विल बी एबल टू कंटिन्यू दिस जर्नी जी। लेकिन मेरा ये सवाल है कि देखें, दो चीज़ें हैं कि ये जो कुछ अभी हो रहा है ये आज से 8-9 महीने पहले भी हो सकता था अगर इसहाक डार साहब अपना अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट रखते। उन्होंने जिस तरह की ब्रिंकमैनशिप की, उसने मुल्क को काफ़ी अवाम पे काफ़ी बोझ आ गया, मुल्क भी काफ़ी जो है उसने सफ़र किया। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि अब आप 1 महीने के अंदर ज़ाहिर है कि असेंबलीज डिज़ोल्व होंगी, फिर 3 महीने के लिए केयर टेकर आएगा। आपने IMF के साथ जो मुआहदा किया उसमें तो एनर्जी कॉस्ट ऊपर जाएंगी, महंगाई भी शायद और ऊपर जाएगी, तो ये आप इलेक्शन ईयर में भी हैं, आप इलेक्शन में भी जाएंगे, लेकिन जो आपने कमिटमेंट्स किए हैं IMF के साथ वो आपकी पार्टी को महंगी नहीं पड़ेंगी? जी देखिए, नंबर 1, हमने अगर कमिटमेंट्स के या मुआशी जो मईशत की ज़रूरियात थी उनके महंगा पड़ने के हवाले से हमने पॉपुलेशन मेजर्स लेने होते तो हम कभी ये हुकूमत लेते ही ना, क्योंकि हमने तो पिछले 1.25 साल में ये साबित करके दिखाया है कि हमने ज़िम्मेदाराना फ़ैसले किए हैं जिसकी अक्सर पॉलिटिकल एक कॉस्ट भी अदा करनी पड़ी है। हमारे लिए सबसे आसान काम वो था जो पिछली हुकूमत करके गई कि एक पॉपुलिस्ट फ़ैसले कर लें, आपको पता हो कि आप मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेल रहे हैं, मगर सस्ती शोहरत के लिए आप वो फ़ैसले कर लें। तो हमने तो दिखाया है कि वी आर केपेबल ऑफ एंड वी हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस। देखिए, दूसरी बात ये है कि ये जो प्रोग्राम है इसकी जो मेजर्स थे वो तो काफ़ी हद तक हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जब हुआ है तो उससे पहले ही काफ़ी वो मेजर्स ले लिए थे, जिसमें बजट के अंदर भी वो चेंजेस थी जो IMF के साथ डिस्कशन के नतीजे में होंगे। आपको याद होगा 9 जून को जो बजट प्रेजेंट हुआ और फिर उसके तकरीबन 2 हफ्ते बाद जो फाइनेंस एक्ट पास हुआ है उसके अंदर चेंजेस तकरीबन 300 अरब के आए थे, 215 अरब रुपए के टैक्सेस थे, 85 अरब के एक्सपेंसेस थे। वो चेंजेस IMF के साथ डिस्कशंस के नतीजे में आए थे, तो हमने वो काफ़ी मेजर्स ले लिए। वो काफ़ी डेस्परेट अटेम्प्ट था, लास्ट मिनट अटेम्प्ट था गवर्नमेंट का, किसी भी तरह से IMF को राज़ी किया जाए, और उसमें हमें ये नज़र आता है कि पहले जो इसहाक डार साहब चाह रहे थे उस पे काफ़ी रिवर्स किया गया। जी नहीं, ज़्यादा रिवर्स नहीं किया गया। देखिए, सिर्फ इतने बड़े बजट के अंदर मतलब कि मिसाल के तौर पे 7,200 अरब रुपए के टैक्स टारगेट के अंदर 215 अरब रुपए का चेंज जो है, इट्स नॉट ए सिग्निफिकेंट चेंज। सो ये जो दावा किया जाता है, आपने कमिटमेंट की कि आइंदा कोई एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ नहीं कराएंगे, आपने कमिटमेंट की कि एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, आपने इस तरह की। देखिए, इसमें मेरी गुजारिश होगी, उसमें आप देखिए आज क्योंकि और अभी वाशिंगटन DC के साथ हमारा कोई तो है भी, टाइम डिफरेंस भी है, उनका दिन अभी शुरू हो रहा है, यहाँ पे अभी रात है। तो देखिए, जब ये IMF की बोर्ड अप्रूवल इंशाल्लाह हो जाएगी और इसके नतीजे में ट्रांच आ जाएगा तो आप देखेंगे आइंदा दिनों में एक स्टाफ लेवल रिपोर्ट होती है जो पब्लिश होती है, जिसमें दोनों साइड्स ने जो कमिटमेंट्स एग्री की होती हैं और जो बेंचमार्क्स होते हैं उसमें वाज़ेह तौर पे सबके सामने पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे। तो आई थिंक उसके लिए बेहतर है कि हम उसके लिए वेट करें। मगर मैं एक बात ज़रूर मैं यहाँ पर मैंशन करना चाहूँगा जो आपने भी की थी कि देखिए 30 जून के बाद से ख्वाह वो बिजनेस कम्युनिटी हो, ख्वाह वो इन्वेस्टर कम्युनिटी हो, ख्वाह वो इंटरनल कमेंटेटर्स हों, एक्सटर्नल फाइनेंस कम्युनिटी हो मुल्क के बाहर की या कमेंटेटर्स हों, हर किसी ने इस मुआहदे का, इस IMF प्रोग्राम का खैर मकदम किया है और ये हमें नज़र आ रहा है और इसके नतीजे में एक सर्टनटी आई है, बिलखुसूस एक सर्टनटी आई है बिजनेस कम्युनिटी के लिए, जिससे यकीनन हमें नज़र आ रहा है कि इकनॉमिक एक्टिविटी बेहतर हो रही है और इंशाल्लाह यही हम सब की कोशिश है कि IMF के प्रोग्राम को हम उस ट्रैक पर रखें और इस स्पेस को इस्तेमाल करके हम सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ पे वापस जाएं और वो उन रिफॉर्म्स की तरफ जाएं जो हमारी मुल्क की ज़रूरत है, जिसके नतीजे में हम आइंदा इस तरह की सूरत हाल में ना आए। बिल्कुल ठीक है। तो इसके सिवा कोई चारा ना था, ये हो चुका है IMF का मामला, लेकिन जो असल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो मेरा ख्याल है कि जो अगली गवर्नमेंट आएगी वही उसे आके देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं। जब वापस आएंगे तो ज़रा क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगे कि हमारी जो मुआशी पॉलिसी है, जो प्लानिंग है, उसने किस तरह से हमारे लिए मुश्किलात पैदा की हैं और फिर ग्रास रूट्स लेवल पे हमारे जो माहौलियाती कारकुन हैं वो किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता एक तहरीक की सूरत इख्तियार कर रहे हैं। आलमी माहौलियात जिस तरह से बदल रही है उसमें पूरी दुनिया में तशवीश बढ़ रही है। अमेरिका से लेके जापान तक हम देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है, सैलाब आ रहे हैं, बारिशें ज़्यादा हो रही हैं और इस पर पूरी दुनिया में तशवीश है कि हमें क्या करना होगा। हम जानते हैं कि पिछले 100 साल में जो सनती इनकलाब आया
उसकी वजह से मौसम तेज़ी से बदल रहा है और उसके नुकसानात जो हैं वो पाकिस्तान जैसे ममालिक पर ज़्यादा हैं। पिछले साल हमने देखा कि जिस किस्म की बारिशें हुई, सैलाब आया, उससे किस कदर नुकसान हुआ। अभी भी आपको पता है कि पंजाब में एक सैलाबी रेला दाखिल हो चुका है, वहाँ से लोगों की नकल मकानी हो रही है। जब भी हम इस पे बात करते हैं दरियाओं में सैलाब की, तो हमें लाहौर से, इस्लामाबाद से हर बार ये सुनने को मिलता है कि जी हमें मज़ीद डैम बनाने हैं क्योंकि पानी समंदर में ज़ाया होता है। लेकिन जब आप इंडस डेल्टा के लोगों से बात करें, जो समुद्री माहीगीर हैं, उनसे बात करें, तो वो आपको बताएंगे कि समंदर तक तो पानी पहुंच ही नहीं रहा। उसकी जिस हद तक तबाही हुई है, उनका रोज़गार तबाह हुआ है, ज़मीनें तबाह हुई हैं, वो भी एक दास्तान है जिसका अक्सर ज़िक्र नहीं होता। पाकिस्तान में अब एक आहिस्ता आहिस्ता हमें लग रहा है कि जो हमारे माहौलियाती चैलेंजेस हैं, उसके बाद एक तहरीक है जो जन्म ले रही है, जिसमें एक्टिविस्ट हैं जो मुतासरा हैं हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के, वो एक आवाज़ बन के अब इस मामले को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं में यहाँ कराची मलीर से ताल्लुक़ रखने वाले हफीज़ भी शामिल हैं, जो हालिया चंद बरसों में काफ़ी एक वोकल आवाज़ बनकर उभरे हैं। यहाँ पर जो भी तरक्याती काम हो रहे हैं उनके हवाले से। हफीज़, आपका प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये जो एक सड़क बनाई जा रही है कराची में, मलीर, ज़िला मलीर में, एक DHA को दूसरे DHA से जोड़ने के लिए, उस पर काफ़ी मुतहरक रहे हैं। मुझे ये बताएं कि हमारी जब बात होती है गवर्नमेंट के लोगों से या अदलिया के लोगों से, तो वो कहते हैं कि ये लोग तरक्की के ख़िलाफ़ हैं। हम बड़ी मुश्किलों से कर्ज़े लेकर सड़कें बनाते हैं अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए, लेकिन ये लोग इसकी मुखालफत करते हैं। क्या कहेंगे आप इस तनकीद के हवाले से? देखिए, पहले तो मुझे ये जो तरक्की बार बार मुझे कहा जा रहा है, ये तरक्की हमारे समझ से बाहर। आप एक पूरे इकोलॉजिकल जो सर्कल है जिसमें नदियां हैं, पहाड़ हैं, उनको कमर्शियल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और उनको कराची के पोश एरिया से मिलाने के लिए आप तबाह कर रहे हैं। इस शहर को अगर आप नक्शे वाइज भी देख लें तो ये पूरे कंक्रीट का जंगल में तब्दील हो चुका है। अब इसमें जो रहा सहा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो नदियां हैं, जिनकी वजह से जेर ज़मीन पानी का भी लेवल है, जो मलीर का ग्रीनरी भी है, वो इन सारे मंसूबों की वजह से तबाह हो रहे हैं। मलीर एक्सप्रेस वे, जैसे आपने कहा कि DHA को डिफेंस और क्लिफ्टन से मिलाने के लिए, या यूं कहें कि बैरिया टाउन और इस तरफ जितने भी एजुकेशन सिटी के नाम पे तबाही हो रही है, या DHA के नाम से, या बैरिया टाउन के जो अब फिल्टर तक पहुंच चुका है, जो तबाही कर रहा है, उसको अपने मंसूबों को जिनके लिए फायदा सिर्फ चंद सरमाएदारों को है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए इस सड़क को बनाया जा रहा है। इस सड़क की कोई भी जरूरत नहीं है। पहले से जो जितने सड़क आबाद हैं कराची की, नादरन बाईपास जिसे कहते हैं, या काटोर से लिंक रोड नेशनल हाईवे की तरफ बने हुए हैं, वो पहले से मौजूद हैं। आप उनका निज़ाम बेहतर करें। ये क्या कि आप एक पूरी नदी को तबाह कर रहे हैं। असल में ये नदी नहीं है, ये दरिया है। ये 1960 तक सारा साल बहता था। हमारी रियासती पॉलिसियों की वजह से रीति बजरी को जो इसका रिसोर्सेज है नदी का, इसको निकालने के बाद अब ये सुकड़ गया है, एक नदी में तब्दील हो गया है। अब इसको नदी से कन्वर्ट करके गटर नाले में तब्दील होने की साजिश की जा रही है। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं, क्योंकि हमें रोड रास्ते भी चाहिए, हमें स्कूल भी बनाने हैं, अस्पताल भी बनाने हैं, आगे भी बढ़ना है, ऐसा कोई तरीका है कि माहौलियात पर कम से कम नुकसान हो और जिस तरह से आबादी बढ़ रही है कनेक्टिविटी भी बढ़े और ये स्कीम्स भी आगे बढ़े? देखिए, पहले से आपने जितने भी ये इस शहर के साथ आपने जितनी भी तबाही आपको करना था आप कर चुके हैं। इस शहर का ना कोई मास्टर प्लान है, ना आपको इस तरीके से आपने इस शहर को फैलाया है। इस शहर में जरूरत तो इस अमर की है कि अब हाउसिंग प्रोजेक्ट्स न बने, क्योंकि पहले से यहाँ पे कोई भी ना पार्क मौजूद हैं और ना ही खेलने के ग्राउंड्स आपको मिलेंगे, ना ग्रीनरी आपको। अगर हम सिस्टम ऐसा बना लें कि जिसके तहत जो रास्ते पहले से ही मौजूद हैं, जो आप कह सकते हैं कि जिनको बनाया ही इसलिए गया है कि वो शहर को बाईपास करें, आप उनके निजाम को बेहतर करें।
आप ये करके इसके बजाय अगर आप यूं करेंगे कि एक नदी है जो मानसून में आपके जो पानी उसमें बह के समंदर में गिरता है और उस समंदर को पीछे धकेलता है, उसी की वजह से कराची का जेर जमीन और मल्लीर की ग्रीनरी मौजूद है। आप उसको तबाह करके अगर ये सड़क बना भी लेंगे तो इसके नताइज तो मेरे ख्याल में, या अगर आप किसी भी माहिरीन से देख लें, वैसे भी हम एशियन डेवलपमेंट बैंक में अपना केस जीत चुके हैं। वो इस रोड को माहौलियाती तबाहकारी करार दे चुका है और उसने वो फंड देने से मना किया है। तो ये अब साबित हो चुकी है कि मल्लीर एक्सप्रेस वे ना मल्लीर के लोगों के लिए है, ना ये अल्टरनेट है। ये सिर्फ और सिर्फ दो जॉइंट्स जो बैरिया टाउन, जिसे हम बैरिया टाउन कहते हैं, DHA, उनको डिफेंस और लेफ्टिनेंट से मिलाने के लिए बनाया जा रहा है। उसका कोई और पर्पस है ही। तो ये बताएं कि कैसे ये यकीनी बनाया जाए। आपने जैसे कहा कि हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं, ये बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़, चाहे बहरिया हो गया DHA हो गया, ये इनको इससे फ़ायदा होगा, आम लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन सिंध गवर्नमेंट से जब हमारी बात होती है तो वो कहते हैं इस वक्त आप कराची में ट्रैफिक का हाल देख लें, यहाँ पे टैंकर, ट्रैक्टर, रिक्शा, गधे गाड़ी वाला सब एक जगह पे होते हैं और इस रोड बनने से कम से कम शहर में आने जाने का एक और रास्ता बन जाएगा। तो अब लगता यह है कि ये बनकर तो रहेगा ये प्रोजेक्ट, तो इसमें अब मज़ीद आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें? हमारी जो जिद्दोजहद है, हमारी जिद्दोजहद तो जारी रहेगी। हम इस बात को अपने दलीलों के साथ लोगों के सामने रखते जाएंगे। हम रियासत के सामने ये बात रख रहे हैं कि दारा जो अल्टरनेट रास्ते पहले से मौजूद लिंक रोड की शक्ल में है, ये कहते हैं कि बिन कासम की या बंदरगाह के जो रूट वो डाइवर्ट करके यहाँ पे मल्लीर एक्सप्रेस वे के जरिए ये सुपरा M9 पे उनको मुंतकिल कर देंगे। ये मुमकिन नहीं, क्योंकि बिन कासम जो पोर्ट है उसके लिए इन्होंने पहले से एक रोड बनाया हुआ है, लिंक रोड, जो नेशनल हाईवे को M9 से मिलाता है, और बंदरगाह के लिए नादरन बाईपास पहले से बना। अगर वाकई इनकी नीयत में इस तरह की कोई बात है कि ये शहर की ट्रैफिक को कम करने की बात कर रहे हैं, तो पहले ये लिंक रोड को बेहतर बनाते, नादरन बाईपास को बेहतर बनाते, या लियारी, जो पहले तजुर्बे हो चुके हैं, पहले जो लियारी एक्सप्रेस वे के हवाले से ये तजुर्बा हो चुका है, जो फेल हो चुका है कि बड़ी गाड़ियों को हम यहाँ से गुजारेंगे तो ये होगा, लेकिन उसके तो उल्टा ही हुआ है। और लियारी जो एक्सप्रेस वे की वजह से जितने भी लोग मुतासर हैं वो अब तो खामोश हो गए हैं, लेकिन वो खुश तो नहीं है। हाँ। लेकिन वो जो नताइज थे वो भी नहीं। ठीक है, बहरहाल आप आवाज़ उठा रहे हैं अपने के लिए, अपने लोगों के लिए। आपका सामना है मुल्क के अरबपति और ताकतवर लोगों से, लेकिन आप हिचकिचाते नहीं हैं। ये आवाज़ जो है ये भी उठना ज़रूरी है और ये आवाज़ सुनना भी ज़रूरी है। हफीज़ बलोच, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। फ़िलहाल प्रोग्राम में आज इतना ही। मुझे शाहज़ेब जिलानी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, शब बख़ैर।